दिल्ली बीते फरवरी से ही इंतजार कर रहा है कि यहां पर चुनाव हो और नई सरकार आए, और इन सब के मद्देनजर अब चुनावी बिगुल रामलीला मैदान से वह भी प्रधानमंत्री फूंकने जा रहे हैं। 1 घंटे के बाद दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली शुरू हो रही है। बीजेपी के लिए ये बहुप्रतीक्षित रैली है, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी का कोई चेहरा इस दौर में उभर कर नहीं आया है। पिछले चुनाव में बीजेपी बहुमत से 3 सीट पीछे रह गई, जिसके बाद एक ऐसी स्थिति आई कि वह सबसे बड़ी पार्टी होकर भी सरकार नहीं बना सकी। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने जो मिलकर सरकार बनाई, वह भी 49 दिनों के भीतर गिरी नहीं, एक लिहाज से कहा जाए छोड़ दिया गया। लेकिन वह मुद्दे जो शुरुआती दौर में दिल्ली में उठे थे, और जिस तरह से शुरुआत होती है दिल्ली में एक परिवर्तन की लहर और पूरे देश में एक मैसेज आता है, क्या दिल्ली में आज की रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी उन तमाम मुद्दों का जिक्र करेंगे? करप्शन के खिलाफ, कानून व्यवस्था के मद्देनजर, झुग्गी झोंपड़ियों में पानी और बिजली का सवाल, इंफ्रास्ट्रक्चर जो नहीं है झुग्गी झोंपड़ी में उसका सवाल, अच्छे कॉलेज, अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य, इन सारी चीज़ों का जिक्र होगा। ये सारे सवाल हैं, और इन सब सवालों को लेकर कितनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर पहुँचेंगे, यह भी एक ताकत किस रूप में राजनीतिक तौर पर दिखाई देती है। हर की नज़र इस पर है। हिमांशु, आप चूंकि वहीं पर मौजूद हैं इस वक्त, और 1 घंटे के बाद रैली शुरू होने का वक्त है, तो माना क्या जा रहा है कि बड़ी तादाद में लोग 11 बजे तक पहुंच जाएंगे, या 11 बजे से पहुंचने का सिलसिला जारी रहेगा और प्राइम मिनिस्टर 12 बजे तक आएंगे? क्या माना जा रहा है वहां पर? देखिए पसंद, लोगों का जो सिलसिला आने का शुरू होगा वो लगभग 11 बजे होगा, और प्रधानमंत्री लगभग 12:30 बजे के करीब रामलीला मैदान में आएंगे, और वो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का शंखनाद करेंगे। और ये बात तय है कि पूरे बीजेपी का कैंपेन का भार जो है वो नरेंद्र मोदी के कंधों पर है, क्योंकि बीजेपी के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है कि जिसको लेकर वो चुनाव में आगे जाए। ये बात नरेंद्र मोदी खुद जानते हैं, पार्टी जानती है, और पूरा संगठन जानता है, संघ जानता है। बात अरविंद केजरीवाल को लेकर है। नरेंद्र मोदी जानते हैं कि उनके टारगेट पे कांग्रेस नहीं है, यहाँ पर इस विधानसभा चुनाव के अंदर उनके टारगेट पे अरविंद केजरीवाल है और उनके मुद्दे हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के अंदर जो है इलीगल कंस्ट्रक्शंस को 2017 तक के लिए मान्यता दी, 2014 तक बने हुए जो कंस्ट्रक्शंस है उनको, और अब जो गैर अनियमित कॉलोनियां थी उनको नियमित करने का ऑर्डिनेंस लेकर आए। साथ ही साथ 2 दिन पहले अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने ये पास किया कि पूरे एनसीआर को जो है वो स्लम फ्री किया जाएगा अगले 5 साल के अंदर। ये सारी मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर नरेंद्र मोदी जनता के बीच तो जाना चाहते हैं, लेकिन संगठन कहीं ना कहीं कमजोर है दिल्ली के अंदर, और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी के कंधों पर पूरा दामोदार है। और आज देखना ये होगा कि अगर दिल्ली के अंदर बीजेपी की ये रैली सक्सेसफुल होती है प्रधानमंत्री की, तो बीजेपी के अंदर कह सकते हैं कि सब कुछ आगे बहुत ठीक चलने की संभावना है। अभी पीछे जितने दिनों बीजेपी ने चुनाव के लिए खर्च किए, 300 एमपीज को 6 रैलीज करने के लिए कहा गया था, उसमें प्रधानमंत्री को पता चला था कि 68 ऐसे एमपीज थे जिन्होंने अपनी 6 रैलियां कंप्लीट नहीं की। तो कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार की रफ्तार को और तेज करने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के अंदर ये इस रैली के जरिए शंखनाद करने जा रहे हैं। पसंद नहीं हिमांशु, इसका मतलब ये है कि अगर सब कुछ प्रधानमंत्री मोदी के ही कंधों पर है, तो चुनाव के ऐलान के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को दिल्ली में बहुत सारी रैलियां करनी होंगी। उनकी तादाद 10, 12, 15, 20 भी हो सकती है। बिल्कुल परसुल, रैलियों की तादाद 10 से ऊपर ही होगी, क्योंकि दिल्ली के अंदर अगर कोई सही मायनों में अगर आप बीजेपी का सही चेहरा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, और हर चुनाव की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। हमने हरियाणा में देखा, हमने महाराष्ट्र के अंदर देखा, जम्मू कश्मीर और झारखंड में देखा, चेहरा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के पास अगर कोई था तो वो नरेंद्र मोदी, और उनके पीछे उनके रणनीतिकार अमित शाह, जो पीछे की रणनीति बनाते थे, संगठन को कैसे आगे लाना है, संगठन के अंदर जान फूंकने का काम अमित शाह करते हैं, और चेहरा बनकर आगे नरेंद्र मोदी है। बाकी सब नेता गौण हो चुके हैं, और उनका अब कोई कह सकते हैं कि इक्का दुक्की कोई रैली मिले बाकी नेताओं की, तो बाकी सारा दामोदार अब नरेंद्र मोदी के ऊपर है। आज की रैली में भी बीजेपी का कोई बड़ा अदर चेहरा नहीं नजर आएगा। नरेंद्र मोदी होंगे। 3 जो पिछले विधानसभा चुनाव में जिन राज्यों में बीजेपी को जीत मिली है, वहां के 3 मुख्यमंत्री होंगे, रघुवर दास, देवेंद्र फडणवीस और मनोहर लाल खट्टर। इसके अलावा कोई बड़ा चेहरा यहां पर नहीं होगा दिल्ली बीजेपी के नेताओं को छोड़कर। अगर ये बात कही जा रही है, आलोक जी, जो हमारे संवाददाता भी कह रहे हैं, क्योंकि लगातार वो बातों में हम जब भी क्वेश्चन करते हैं तो केंद्र में नरेंद्र मोदी का नाम है, और सामान्य तौर पर बीजेपी के कोई नेता भी बाइट अगर कुछ देता है कैमरे के सामने, नरेंद्र मोदी ही शब्द जिक्र करता है।
क्या ये माना जाए कि इसी रामलीला मैदान से अगर अन्ना हजारे ने सांसदों पर हमला किया था, संसद पर हमला किया था, उनकी साख पर हमला किया था, और अगर याद कीजिए तो 2011, 12, 13 पार्लियामेंट्रीज के प्रति अच्छी राय थी नहीं लोगों की। नरेंद्र मोदी का आना, नरेंद्र मोदी क्या इस दौर में एकमात्र साख वाले नेता हैं? नरेंद्र मोदी क्या इस दौर में एकमात्र साख के साथ उसको जीत में कन्वर्ट करने वाले नेता हैं? इसलिए पार्टी संगठन कोई मायने इस दौर में नहीं रख बचता है? तो सुनिए, साख वाली बात तो सही है, क्योंकि अभी भी जैसे कहते हैं ना, यदि एक इतनी जल्दी मोह भंग नहीं होता है तो एक अपर क्लास या नीचे के क्लास दोनों में अभी उम्मीद है कि मोदी कुछ करके हमें इसका दूसरा हिस्सा चलिए लिया संगठन। हाँ, संगठन राहुल गांधी, सोनिया गांधी या दूसरे जो भी नेताओं का नाम आप लेंगे, इनकी साख बची नहीं राजनीतिक तौर पर, इसलिए इनकी साख बढ़ गई। बिल्कुल, मतलब कोई सामने विकल्प दूसरा एक तो नहीं है। केजरीवाल की साख चूंकि बनारस वो चले गए चुनाव लड़ने, तो उसके बाद वो पहले ही गिर गई एक साख। और दूसरा, जहां संगठन की बात अभी चूंकि हम पहले भी बात कर रहे थे, मैं आपसे कहूंगा कि संघ, चाहे जिसको कहें मोहन भागवत के नेतृत्व वाले संघ के साथ जो मोदी से जुड़े हुए संघ के स्वयंसेवक हैं, वो उनसे टच में अमित शाह और ये दोनों स्ट्रेटेजी बना करके काम कर रहे हैं। इसलिए आप ये ध्यान रखिए कि संगठन मोदी का एक संगठन अपना है, आप उसको भारतीय जनता पार्टी का कहें, संघ का कहें, लेकिन अपना नेटवर्क है। और आपको याद हो तो हमने इस चुनाव के पहले भी मैंने आपको बताया था कि मोदी ने तब भी पार्टी नेताओं से कहा था कि मेरे पास अपने 5 लाख मेरा डाटा है जिनके बल पर मैं चुनाव जिता सकता हूँ, आप सब लोग घर चाहे बैठ जाएं, चाहे वो सुषमा जी हो, चाहे राजनाथ हो, चाहे जेटली हो, जो भी हो। ऐसी स्थिति में वो होमवर्क आज भी काम उनके लिए कर रहा है और करेगा। ये एक बड़ी बात है। और इन सबके बीच चलिए अब चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ, मनोज तिवारी मौजूद है, देखें उनका क्या कहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभिनंदन रैली दिल्ली में शुरुआत होने जा रही है। चुनाव की हलचल हो चुकी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है मनोज तिवारी। क्या हलचल है? उत्साह बहुत है, कितनी खुशी है? क्या लगता है कि कुछ बदलाव होगा इस रैली से? नहीं, बहुत बदलाव तो होगा ही, और जो हुआ है 6 महीने में उसकी एक रिपोर्ट कार्ड कह सकते हैं कि आज दिल्ली के सामने हमारे प्रधानमंत्री जी रखेंगे। और हम सभी लोग खुश हैं कि जिस प्रकार से हम आगे चल रहे हैं वो जनता को बताते हुए चलना है। तो दिल्ली की रैली के लिए मैं भी आज पूरी तरह से तैयार हूं, क्योंकि मुझे भी 2 मिनट लोगों को कुछ कहना है, अपनी दिल की बातें। लेकिन स्थिति थोड़ी सी अलग है दिल्ली की। क्या लगता है कि मोदी जी का जो भाषण है वो एक बार दिल्ली वालों के दिल पे राज कर पाएगा? क्यों लगता है ऐसा भारतीय जनता पार्टी को? नरेंद्र मोदी जी ने जो जो कहा है वही कर रहे हैं, और जो उन्होंने टारगेट सेट किया है उसके करीब चले जा रहे हैं, उसको रोज एक नई सफलता अर्जित करते हैं। दिल्ली की जनता पूरी तरह से उनके साथ है, और आज इसीलिए उनके बीच में जा भी रहे हैं, ताकि जो उनका आमना सामना होगा उससे चीज़ें और भी आसान और सुव्यवस्थित होती जाएंगी। टक्कर देंगे विरोधी पार्टियां जो हैं, उनको कोई जवाब देना चाहेंगे? विरोधी पार्टियों को टक्कर देने के लिए तो हम लोग हैं ना। मैं तो नरेंद्र मोदी जी का दिल्ली में किसी से टक्कर, ऐसी तो कोई बात होनी ही नहीं चाहिए। कोई धुन हो जाए इसी बात पे, कोई धुन हो जाए इसी बात पे। वो देखिए, मैं अगर इस समय सोचूंगा तो यही कहूँगा कि ऐ दिल हमने सोच लिया, अब हमको क्या करना है, जो जो कर रहे हैं हम करते हुए आगे बढ़ना है। तो अब दिल हमने सोच लिया। तो अब दिल्ली की बारी है, बिल्कुल। तो इसी उत्साह के साथ आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच नरेंद्र मोदी आज अभिनंदन रैली करने जा रहे हैं, और तमाम सांसद इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। अब देखना होगा कि इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में कितना होता है। कैमरा पर्सन प्रताप के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। सवाल यह है कि दिल्ली में जो भी नए सांसद चुने गए, बीजेपी के जो सांसद, 7 सीट बीजेपी ने लिया, उसमें तमाम लोग नए थे, चाहे वो खुद मनोज तिवारी हों या दूसरे जो सांसद दिल्ली से चुने गए। यहाँ पर एक सवाल है कि आलोक जी, जो हम लोग जिक्र कर रहे हैं लगातार प्रधानमंत्री मोदी का, आपने एक जिक्र अच्छा किया कि उनका एक अपना नेटवर्क है, लेकिन हमारा एक सवाल है कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी 24/7 जिस तरीके से पॉलिटिशियन है, ऐसा पॉलिटिशियन तो हमारे यहाँ है भी नहीं कोई। नहीं, मेरे तो इतिहास में देखिए 40-45 साल मुझे भी दिल्ली की राजनीति को मैंने केंद्रीय राजनीति देखने को मिला। ऐसा सचमुच में कोई ऐसा नेता नहीं रहा। संघ के भी बड़े प्रमुख रहे, मैंने गोलवलकर जी से लेके मोहन भागवत तक। ऐसा नेटवर्किंग वाला काम विभिन्न राज्यों से जोड़ करके उन पर दिन रात लगा रहे और उसी ताना बाने को बुने, मतलब इसको कहना चाहिए, तो वो एक युद्ध की तरह से है कि आप रोज एक युद्ध लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मोदी की अपनी शक्ति, और इसलिए कभी कभी आपको उनके चेहरे पर थोड़ी थकान भी दिखती है, टेंशन भी दिखता है। प्रवासी भारतीय कल परसों भी मैंने नोट यदि आपने किया हो, चूंकि आप इतना यदि काम अपने ऊपर सब कुछ ले लेंगे
सब कुछ अपने कंधों पर रखेंगे तो कहीं ना कहीं तो उसका असर आपके शरीर पर, चेहरे पर तो आएगा। तो ये तो मानना होगा, मोदी का खाली जलवा चुनाव के रैली पर नहीं है, उनका नीचे जो उसको बारे में उसका अध्ययन है उसमें वो लगे रहते हैं। मुझे लगता है जो 3 घंटे सोते हैं, राजनीतिक ऊर्जा या गॉड गिफ्टेड है? मेरा ख्याल है कि अंदर से गॉड गिफ्टेड कहे या उन्होंने खुद अपने आप को ऐसा डेवलप कर लिया है कि उसके बिना नींद में भी शायद वो वही नक्शा बना के देखते होंगे यदि 4 घंटे सोते हैं तो। 11 बजे रैली का वक्त है और इन सब के बीच माना जा रहा है 12 साढ़े 12 बजे से पहले प्रधानमंत्री रामलीला मैदान में पहुंचेंगे नहीं। दिल्ली में ठंड है और इन सब के बीच सुदूर इलाके, सुदूर का मतलब है दिल्ली के बाहरी इलाकों में हम सीधे आपको लिए चलते हैं, बताते हैं, दिखाते हैं। हमारे रिपोर्टर रजत वहां पर मौजूद हैं। रजत, किस तरीके से वहां पर लोगों की आवाजाही शुरू हुई है, जरा दिखाइए, बताइए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज दिल्ली के रामलीला मैदान में भव्य रैली का आयोजन किया जा रहा है, जहां जगह जगह से लोग पहुंच रहे हैं। कई सीएम भी आ रहे हैं जो बीजेपी शासित राज्यों से हैं, लेकिन दिल्ली के अलग अलग कोने से तमाम लोग पहुंचेंगे और उनकी व्यवस्था की गई है। अलग अलग जगहों पर इस तरह की बसें लगाई गई हैं। हम इस वक्त देवली गांव में हैं और यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ भी कई बसें मौजूद हैं। सुबह सुबह तैयारी चल रही है। मैं आपको अगर इस तरफ दिखाऊं तो यहाँ भी आपको बसें दिख जाएंगी। कई बसों का इंतजाम किया गया है ताकि बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। कल जब हमारी बात हुई थी तो करीब 1 लाख से 1.5 लाख लोगों के आने की बात की गई थी और अलग अलग वर्गों के लोगों के आने की बात की गई थी। इधर भी आप देखिए सुबह से ही तैयारी में लगे हुए हैं लोग। ये बताइए कि आपकी विधानसभा से आप लोग सुबह से, मैं देख रहा हूँ, झंडे लग रहे हैं, बैनर लग रहे हैं, कई बसें भी यहाँ पर मौजूद हैं। कुल कितनी बसें हैं और कितने लोग यहाँ से जा रहे हैं आज प्रधानमंत्री की रैली में सुनने उनका भाषण? आज देवली विधानसभा से तकरीबन 35 बसें हमारे यहाँ से जा रही हैं, जिसका मतलब मैं आपको बताऊं कि करीब 2000 लोग यहाँ से जाएंगे। और विशेष तौर पर मैं बताना चाहूंगी कि उन 2000 में से लगभग 50% जो संख्या है वो महिलाओं की भी होने वाली है। 2 से 2500 लोग सिर्फ यहाँ से जाने की उम्मीद लगाई जा रही है। ऐसे ही दिल्ली में कई और जगहों पर बसें हैं जहां से हजारों की संख्या में लोग आएंगे और करीब 1.5 लाख लोग आज रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री को सुनने पहुंचेंगे। और सुबह से तैयारियों को देखकर लग रहा है कि ये रैली वाकई में शायद भव्य होने वाली है। कैमरा पर्सन आलोक दास के साथ रजत सिंह, दिल्ली आज तक। रामलीला मैदान में लोगों की आवाजाही तेजी हुई है, लेकिन इन सब के बीच हमने आपको देवली गांव दिखाया जहां से 33 बसें तैयार की गई हैं। 2000 लोग वहां से आएंगे, यानी बड़ी तादाद में लोग यहां पर जुटेंगे। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता संबित पात्रा भी जुड़ चुके हैं। संबित पात्रा जी, कितना महत्वपूर्ण है ये आज का रामलीला मैदान का जो पूरा का पूरा आयोजन है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। स्वाभाविक है कि नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। तो मैं अभी आपके चैनल में डिबेट करने के लिए आ रहा था तो मैं खुद लेट हो गया, क्योंकि पूरे रास्ते में लोगों का उत्साह में देख रहा हूं। खचाखच भरा हुआ है रोड, हर जगह ट्रैफिक जाम था। तो स्वाभाविक रूप से ये उत्साह पैल्पेबल है, जिसको अंग्रेजी में कहते थे पैल्पेबल एक्साइटमेंट इज विजिबल। लोग चाहते हैं कि वो अपने नेता को सुने, किस प्रकार से वो दिल्ली के विजन को जनता के सामने रखेंगे। और स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार से एक श्रृंखला चल रही है, क्रम चल रहा है जीत का भारतीय जनता पार्टी का, वो आगे बढ़े और दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है। यहाँ आके नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या कहेंगे इस बारे में? कोई मनन चिंतन है? क्योंकि दिल्ली राजधानी भी है और दिल्ली में जो बात कही जाएगी दुनिया उस पर नजर भी टिकाए हुए है और दिल्ली एक मैसेज भी रहा है बदलाव का। तो ऐसे में क्या है, मंत्र क्या है? नहीं, मंत्र तो हमेशा अच्छे दिनों का ही है। नरेंद्र मोदी जी का जो मूल मंत्र था, जिसको एक तरह से मैं पैराडिम शिफ्ट कहूंगा, 2014 के चुनाव में वो मूल मंत्र विकास का था, डेवलपमेंट का था। जिस प्रकार से उससे पहले हमेशा हमने सेक्युलरिज्म के बूगी पे चुनाव लड़ते हुए देखा है हमने हिंदुस्तान में, कहीं ना कहीं उसमें एक परिवर्तन आया। नरेंद्र मोदी जी ने ये टोन एंड टेनर ऑफ डेवलपमेंट सेट किया था। स्वाभाविक रूप से आज भी वो यहाँ डेवलपमेंट की आवाज जरूर उठाएंगे। किस प्रकार से आज आवश्यकता है कि दिल्ली को भी डेवलपमेंट मिले, दिल्ली को भी आगे बढ़ने का एक अंदाज मिले। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं महसूस करता हूँ, ये बहुत विडंबना की बात है कि दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है, विश्व की एक जानी मानी शहर है, मगर दुखद विषय है कि दिल्ली की लगभग 40% जनता को हम अनऑथोराइज्ड कॉलोनी में रहने वाले जनता कहते हैं। विश्व के किसी भी शहर में ऐसा नहीं कहा जाता है। इसलिए मुझे लगता है इन सब विषय बहुत महत्वपूर्ण है, मगर मैं प्रियम्प्ट नहीं करना चाहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर आखिरकार क्या कहेंगे। थोड़ा इंतजार करना है, फिर देखेंगे। लगभग 15 बरस तक शीला दीक्षित भी सिर्फ डेवलपमेंट शब्द ही बोलती रही, तो क्या उनका डेवलपमेंट कहना फ्रॉड था? नहीं, देखिए, डेवलपमेंट शब्द तब उचित होता है, डेवलपमेंट शब्द तब कारगर होता है जब उसके साथ करप्शन जुड़ा ना हो।
जब डेवलपमेंट या विकास के साथ करप्शन का योगायोग हो जाता है तो डेवलपमेंट का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। और हमने देखा है दिल्ली में शीला जी की सरकार और मनमोहन जी की सरकार वो दुकड़ी थी जो सबसे बड़े करप्शन स्कैम्स में इन्वॉल्व पाए गए थे। तो स्वाभाविक रूप से हम जो डेवलपमेंट की परिकल्पना करते हैं, मोदी जी जिस डेवलपमेंट की बात करते हैं, वहां भ्रष्टाचार और करप्शन, वहां स्कैम्स के लिए कोई स्थान नहीं होगा। अगर स्कैम से भी लाखों करोड़ों बच जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से वो डेवलपमेंट के लिए काम आते हैं। तो ये क्यों कहा जा रहा है कि अभी तो डेवलपमेंट की दिशा में सिर्फ कहा जा रहा है, कुछ किया ही नहीं गया? क्योंकि एक सिस्टम हमारे यहाँ ऐसा है, जैसे ही आप काम करना शुरू करते हैं आप भ्रष्ट हो जाते हैं। नहीं, देखिए पुण्य जी, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण और छोटा सा विषय है मगर बड़ी बात है अंदर से देखा जाए तो। इतने महीने बीत गए, लगभग 7 महीने बीत गए, एक बार भी हमने 7 महीनों में किसी स्कैम की भनक तक नहीं हमने सुनी है न देखा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। अगर ये कांग्रेस का रजीम होता और हम डिबेट कर रहे होते तो शायद आज मंच पे से उनके नेता को नकारना पड़ता कि नहीं, हमने स्कैम नहीं किए हैं, किसी प्रकार का ये स्कैम नहीं हुआ है, विपक्ष हम पे आरोप लगा रहा है। मगर आज एक अच्छा ये माहौल है कि कहीं भी स्कैम का किसी प्रकार का माहौल नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाँ, सिस्टम बदलता है। अच्छे दिन कोई रातों रात नहीं आ जाता है, कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है जिसको पार करते ही अच्छे दिन आ जाएंगे। ये एक इवॉल्विंग और ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। हमने देखा है आंकड़ों के माध्यम से भी किस प्रकार से एक मूड बदला है पूरे हिंदुस्तान का, और हिंदुस्तान को लेके विश्व में भी जो मूड है उसमें भी परिवर्तन आया है। इसी को अच्छे दिन कहते हैं, वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। एक आखिरी सवाल का जवाब देते हुए जाइए, कितना खर्च हो रहा होगा इस पूरे रैली को करने में? नहीं, देखिए, मैं अभी राष्ट्र इस पे जुड़ा हुआ हूँ। दिल्ली की क्या बजट है इससे मैं अनभिज्ञ हूँ, मगर हाँ, जो भी बजट है, जो भी खर्चा है, ये अकाउंटेड है। इसका हिसाब किताब होता है, इसकी रसीदें कटती हैं, कुछ भी अनअकाउंटेड नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।